बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का शोर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। रात गए भी हमने देखा कि मुज़ाकरात का एक तवील दौर मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर चला। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर बावर कराया है हुकूमत को कि ऐसी कोई तरमीम नहीं होने दी जाएगी जो खिलाफ आइन होगी। अब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वकला जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतहरिक हैं, और ये जो अभी वकला मुतहरिक नज़र आ रहे हैं इनका आगे भी काफ़ी कुछ करने का इरादा है। अब से कुछ देर कबल जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं हामिद खान साहब से मेरी कुछ बात हुई है। मैंने उनसे कुछ सवालात की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि उनके क्या जवाबात थे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन का, उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि आज हुकूमत की जानिब से या हुकूमती कई अहम ओहदेदारान या हुकूमती शख्सियात की जानिब से, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हुकूमती लीगल टीम है उनमें से भी बहुत से लोग ये कहने पर मजबूर हैं या ये मुतालबा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जल्द हो जाना चाहिए एज़ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये जो पैनल की बात है, भले ही आप आइन में तरमीम कर पैनल ले आएँ, मगर इसका इतलाक़ आइंदा के लिए रखा जाए। अब की बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियरिटी के तहत उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाए, ताकि ये जो एक फस क्रिएट कर दिया गया है, एक मेस क्रिएट कर दिया गया है, इसको ख़त्म किया जा सके। और दूसरी जानिब अब जो तरमीम है उसके मुख्तलिफ मुसवदे भी सामने आ रहे हैं। कभी वज़ीर कानून का मुसवदा सामने आता है, कभी किसी और का मुसवदा सामने आता है। एक बात तो अब वाज़े हो चुकी है, ये बात हमने आपको सबसे पहले बताई भी थी 2 रोज़ कबल, कि आइनी अदालत का जो एक आइडिया है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। आइनी अदालत का क़याम अब नहीं किया जा रहा, आइनी अदालत को आइनी तरमीम से माइनस कर दिया गया है। और अब जो हुकूमती साइड के वो लोग जो कि कल तक, हुकूमती साइड से मुराद जो तज्ज़ियाकार, जो सहाफ़ी, जो कल तक इस पूरे आइनी पैकेज को डिफेंड कर रहे थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि आइनी अदालत किस तरह क्यों कर नागुज़ीर है, आज वो ये सब कह रहे हैं कि भाई आइनी अदालत तो कभी बनना ही नहीं थी। ये तो महज एक आप कह सकते हैं कि तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, और असल में मकासद थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के। मगर ज़राए ये कहते हैं कि ये ना हो कल ये कहा जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना तो असल मकसद नहीं था, असल मकसद तो कुछ और था। अब वो मकसद क्या है उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं हमारे बहुत से दोस्त जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के भी बड़े मोतरफ़ हैं, और जो इस पूरे हाइब्रिड निज़ाम में हुकूमत की साइड पर खड़े हैं, वो भी अब ये मुतालबा करने पर मजबूर हो गए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये नौबत क्यों कर आई है, यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, इस बात पर यह भी काबिल गौर है। अभी हामिद खान साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तंबीह की है कि 12 जुलाई का जो अक्सरियती फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर किया जाए, अदरवाइज़ फिर कब्र तक उनका पीछा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उन्होंने शुरू करने का कहा है, मुतालबा किया है। और इस सब में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये ख़बरें आ रही हैं और आज गालिबन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फ़ैसला भी सामने आ जाए जिसमें ये कह दिया जाए कि माल गनीमत के तौर पर मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएँ, जिससे फिर मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार भी ख़त्म हो सकता है। तो इस सब में अब वकला एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुके हैं। जो मेरी बात हुई है हामिद खान साहब से, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप कैसे देख रहे हैं, लेट से आज अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 25 अक्टूबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर वकला कहाँ पर खड़े हैं। उनका ये मानना है कि हम अव्वल तो मानेंगे नहीं किसी भी चीफ जस्टिस को जो जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा होगा, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ किया भी जाता है या एक 3 जजेस के पैनल में से किसी एक को मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस या अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनात किया जाता है, तो वो ये समझते हैं कि मुमकिन नहीं है कि जस्टिस या अफरीदी भी इस पैकेज को तस्लीम करेंगे। और अगर ऐसा हुआ भी तो हम फौरी तौर पर सबसे पहले एक आइनी दरख्वास्त दायर करेंगे इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट, और साथ ही हम ये भी मुतालबा करेंगे कि फुल कोर्ट बैठे तमाम जजेस साहिबान एक मेज़ पर बैठ कर डिसाइड करें कि आया
ये जो आइनी तरमीम है ये दुरुस्त है या नहीं है। और फुल कोर्ट जब बैठेगी कमरा अदालत नंबर 1 में, तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि अक्सरियत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। उस अक्सरियत ने ये डिसाइड करना है कि आया ये आइनी तरमीम टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। मगर यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि क्या फुल कोर्ट बैठेगी या नहीं बैठेगी। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो हमारी मुख्तलिफ वकला से भी बात हुई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड होने के सूरत में मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, बाइज़्ज़त घर को जा सकते हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी एज़ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना काम जारी रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में, गो कि ये तो ज़रूर कहा जाता है कि वो हमेशा किसी के फटे में पैर नहीं डालते। वो 184(3) का मामला हो या कुछ भी हो, वो उनका एक हमेशा से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो मुनफरिद भी होता है। और इसी बेस पर उन पर तनकीद भी की जाती है कि वो कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में उलझने की बजाय पतली गली पकड़ते हैं, ये उन पर तनकीद होती है। मगर दूसरी जानिब लोग ये भूल जाते हैं कि जब वकला तहरीक शुरू हुई थी 2007 में, उस वक्त भी हमने देखा था कि 3 जो आज जजेस साहिबान हैं, आज से कुछ अर्सा कबल 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे हैं। एक चैम्बर में उन्होंने एक साथ काम किया है, पार्टनर्स रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह। इन तीनों का बड़ा कलीदी किरदार था उस वकला तहरीक के आगाज़ में। बाद अज़ां तो हमने देखा कि फिर उसे बहुत से खुफिया हाथों की भी हिमायत हासिल हो गई, मगर उस तहरीक के आगाज़ में इन 3 वकला का बड़ा कलीदी किरदार था। और अब वो तीनों वकला जो हैं बाद में चीफ जस्टिस रहे हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद, और अब वो तीनों सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस हैं। और इन तीनों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब इस सब में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ भी बतौर वकील पेश हो चुके हैं, जज रह चुके हैं जब उनके ख़िलाफ़ एक आप कह सकते हैं संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। यहाँ हमारे सामने ही जो खसूसी अदालत कायम की गई थी वफाकी शरई अदालत में। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में ये कह देना कि वो आज कोई ऐसा इक़दाम करेंगे जो गैर आइनी होगा, तो ये भी समझ से बालत आ रहा है। बाद अज़ां खैर मालूम होगा कि वो कहाँ पर खड़े हैं। हमारे सामने तो बहुत बड़े जो बुर्ज हैं वो भी उल्टे हैं। हमने तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का भी गुज़िश्ता एक मुतनाज़ा साल देखा है और अभी तक यकीन नहीं होता कि ये वही जस्टिस काजी फायद ईसा हैं जो आज से कुछ अर्सा कबल फैज़ाबाद धरना के फ़ैसले लिखा करते थे, या अपने चीफ जस्टिस साहिबान को जमहूरियत और जो शफाफियत है उसका सबक पढ़ाया करते थे। बहरहाल अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को देखना होगा कि वो तारीख की किस जानिब खड़े होते हैं। मगर इससे पहले ये तय होना है कि आया जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं या नहीं। वकला ने तो अलल ऐलान कह दिया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी को भी एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा। अब दूसरी जानिब जो मुसवदे आ रहे हैं हुकूमती साइड से सामने, उनमें सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जा रहा है। अब हुकूमती और अपोजिशन के जो अरकान हैं, 2 अपोजिशन से 2 हुकूमत से, उनको भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया जा रहा है जो अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। 3 सीनियर तरीन जजेस साहिबान में से पहले जो असूल है वो ये है कि जो सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद। और असूल बनता भी यही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो 3 बुनियादी सतून हैं रियासत के, उन 3 सतूनों में एक इंतज़ामिया है, एक मुकन्नना है और एक अदलिया है, और तीनों इंडिपेंडेंट हैं। अब अदलिया एक आज़ाद आइनी इदारा है। अदलिया में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अगर हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करने लग जाए तो फिर अदलिया की आज़ादी डायरेक्टली हिट होती है। और इसी एक नुक्ते की बुनियाद पर ही ये आइनी तरमीम कलअदम करार दी जा सकती है। और ये कहना कि आइनी तरमीम आज तक पाकिस्तान में कलअदम करार नहीं दी गई तो ये भी गलत है। माजी में हमने देखा गो कि अक़लीती राय में ही सही जस्टिस काजी फायद ईसा भी आइनी तरमीम को कलअदम करार दे चुके हैं अपने एक अक़लीती फ़ैसले में। तो बहुत से ऐसी मिसालें मौजूद हैं और जहाँ पर आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई तरमीम की जाएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि कलअदम करार दे दे। अब यहाँ पर होगा क्या? होगा बुनियादी तौर पर ये नाज़रीन के एक जानिब तो हमें ये बताया जा रहा है, जो मैंने अभी उनके ड्राफ्ट पढ़े हैं, उन ड्राफ्ट के अंदर ना सिर्फ जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जा रहा है बल्कि दीगर भी कई मामलात हैं। 63A के ऊपर अगर हम बात करें
आपको याद होगा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने हुकूमत को उस मौके पर रेस्क्यू किया जब हुकूमत एक बंद गली में आ चुकी थी। 63A की जजमेंट जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2022 में ऑथर की थी उसको रिवर्स किया गया, और जिस तरह रिवर्स किया गया वो भी हमारे सामने है। किस तरह इस रिव्यू को पहले फ़िक्स करवाने के लिए कमेटी की जो असर नौ तश्कील है वो दी गई, और किस तरह उस कमेटी की असर नौ तश्कील के लिए रातों रात एक आर्डीनेंस जनाब काजी फायद साहब की ख्वाहिश पर अपेरेंटली लाया गया। ये सब चीज़ें हमारे सामने, और उसके बाद फिर जो फ़ैसला आया ये सबको मालूम था कि यही फ़ैसला होगा। एक जानिब जस्टिस काजी फायद साहब सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहते हैं कि अब आपको बेंच की तश्कील से क्या अंदाज़ा होता है कि फ़ैसला क्या होगा, तो उनको अब ये जवाब भी मिल चुका है कि बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है। पहले तो हमें शक होता था, अब यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि इस केस में ये फ़ैसला होगा। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की अदलिया में इस तरह जो बेंचेस हैं वो तश्कील दिए जाते हैं जिनको हम लाइक माइंडेड या हम ख्याल बेंचेस भी कहते हैं। अब 63A के ऊपर एक जानिब तो हुकूमत को इन्होंने रेस्क्यू कर लिया, अब हुकूमत एक स्टेप फर्दर जा रही है। जो मुसवदा है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद तो चलें मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा, लेकिन अब आइनी तरमीम में ये तजवीज़ सामने आई है कि जो मुनहरिफ अरकान होंगे, जो पार्टी लाइन से हट कर वोट देंगे, उन्हें उनका वोट तो शुमार होगा ही होगा, और उन्हें अब नाअहल भी नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि पहले एक इख्तियार मौजूद था पार्लिमानी पार्टी के सरबराह को कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को एक रेफरेंस भेज सकता है उस रुकन पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, और उसको बाद नाअहल किया जा सकता है इस बेस के ऊपर कि उसने पार्टी लाइन से हट कर वोट दिया है। और अब क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने बहुत से ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनकी मदद से वोट लेना है, उनको अब ये लालच एक तरह से दी जा रही है, या उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि अगर आप हमें वोट देंगे भी तो आप कम से कम नाअहल नहीं होंगे। ये गालिबन उन्हीं की ख्वाहिश पर या उनको अशोर करवाने के लिए आइनी तरमीम में इसको भी शामिल किया गया है, जो कि मैं अगेन समझता हूँ कि बुनियादी ढांचे के अगेंस्ट है आइन के। और इसके बाद तो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर जो करना है किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए वो नामुमकिन नहीं रहेगा। अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई भी वोट देना चाहेगा वो दे सकेगा, फिर पार्टी का जो बुनियादी वजूद है वही हमारे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ख़त्म तस्वर होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो उस वक्त फ़ैसला दिया था, गो कि हम जैसे कुछ लोग उस वक्त भी कहते थे कि आइन को रीराइट किया गया है, जब नाअहली मौजूद है तो फिर इतनी संगीन जो सज़ा है वो नहीं होना चाहिए, वोट का शुमार हो जाना चाहिए। मगर अब नज़र यही आ रहा है जिस अंदाज़ में लोगों से वोट लेने की कोशिश की जा रही है। कल हमने सेनेट के अंदर देखा जो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के, एक गालिबन JUI फे के हैं, एक मेंगल ग्रुप के हैं और एक और हैं, और उन सब की जानिब से जो तकारीर की गई हैं उन तकारीर में ये वाज़े नज़र आ रहा है कि किस तरह दबाव डाला जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों पर भी, और उन्हें ज़ोर उन पर डाला जा रहा है कि भाई आप हमारी मर्ज़ी से वोट दें, अदरवाइज़ फिर आपके साथ ये सब कुछ होगा। जो वो कल बयान करते रहे हैं किस तरह उनके अहल खाना को किडनैप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कामरान मुर्तज़ा साहब जो लीगल एडवाइज़र भी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और उन पर बहुत से लोगों को गम व गुस्सा भी है, वो भी बड़े कल वहाँ पर जज्बाती अंदाज में बात कर रहे थे कि आज शायद आप हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती वोट ले तो लेंगे, मगर ये जो आप आज हमारे साथ कर रहे हैं ये हमेशा हमारे दिलों में बात रहेगी और ये कभी निकलेगी नहीं। और इसी तरह एक ख़ातून वो तो बात करते करते इस कदर जज्बाती हो गई कि उनसे बात भी मुकम्मल ना हुई, वो आपदीदा हो गई, और एक और रुकने असम्बली भी। और ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं नाज़रीन, ये तो वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि हुकूमती इत्तेहादी हैं। अब अगर इनके साथ ये रवैया रवा रखा जा रहा है तो जो हम एक तवील अरसा से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो जेनुइनली मुंतखब नुमाइंदे हैं, यू मे डिसएग्री विद मी बट जेनुइनली तो वही लोग हैं जो मुंतखब होकर आए हैं। बाकियों के बारे में तो हम यहाँ पर खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं कि ये मुंतखब करदा लोग हैं जो फार्म 45 पर नहीं बल्कि फार्म 47 पर जीत कर पार्लिमान में आज बैठे हैं। और ना सिर्फ जीत कर पार्लिमान में बैठे इंजॉय कर रहे हैं बल्कि अब पार्लिमान में बैठ कर एक गैर मुंतखब हुकूमत आइन को तब्दील करने जा रही है, आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने जा रही है। उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इसके बाद हमारी जो अगली जनरेशन है वो कैसे इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहेगी, उसको क्या नज़र आ रहा है, उसको आप क्या दिखा रहे हैं कि भाई हमारी पार्लिमानी जो जमहूरियत है उसमें ये सब कुछ होता है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप सियासत से
ज़रा इज्तनाब ही करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अगर सियासत करेंगे तो फिर ना आपकी माओ बहनों की इज़्ज़तें महफूज हैं और ना ही आपकी जान का कोई गारंटी दे सकता है कि आप कल को ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान के इस वक्त के हालात हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह एक ख़ातून जो कि मेहरबानो कुरैशी हैं वो बता रही हैं उनकी भाभी को गाड़ी में गाड़ी उनकी रोकी गई और उनको उठाकर एक दूसरी गाड़ी में कुछ नामालूम नकाबपोश अफराद ने उठाकर डाला और ले गए। और इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों से इसी तरह की इतलात आ रही हैं। इवन इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में जब एक जानिब SCO समिट हो रहा था, हम आलमी सतह पर बता रहे थे कि हम कितनी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। दूसरी जानिब उसी इस्लामाबाद के अंदर F7 के सेक्टर में हमने किस तरह घरों में छापे मारकर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और मकसद क्या है कि किसी तरह ये आइनी तरमीम जो है वो यकीनी बनाई जाए, आइनी तरमीम हो सके। इस आइनी तरमीम के लिए इस कदर मैस क्रिएट किया गया है, इस कदर फस क्रिएट किया गया है कि अब आम पब्लिक के अंदर ये तासुर कायम होने लग गया है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी क्या वक़्त है, उनकी कुल क्या औकात है। और बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट में बैठे आज बेनिफिशरी हैं इस आइनी तरमीम के, मुजव्ज़ा मुबैना आइनी तरमीम के, वो सब इसमें पार्ट एंड पार्सल हैं। वो कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो हम सबको मालूम है। जैसा कि नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि भले ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं मगर वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हिदायत पर चलते हैं मोहसिन नकवी साहब के। मोहसिन नकवी साहब कौन है ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। ये वो हैं जिनका नाम कल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है कि इस आइनी तरमीम के पीछे हुकूमत नहीं बल्कि मोहसिन नकवी हैं। अब वो मोहसिन नकवी कह रहे हैं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ वो दरअसल किसका नाम ले रहे हैं। जब ये हालात होंगे तो कल को हमारे जो अगली जनरेशन है उसमें से कौन पाकिस्तान के अंदर सियासत करने को सोचेगा। सियासत को एक इबादत समझकर किया जाता था मगर अब यहाँ पर सियासत को एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदानों को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एक कोशिश है कि जजेस को भी किया जाए, कोशिश माजी में की गई, जजेस साहिबान की जानिब से सर उठाए गए और फिर उनको कुचलने के लिए बाकायदा तौर पर एक आइनी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। और अब पार्लियामेंटेरियंस के जिनका कंधा इस्तेमाल करके जजेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल उन पार्लियामेंटेरियंस को किस कदर गैर मौसर कर दिया गया है ये उनको आज अंदाज़ा नहीं हो रहा। कल तो उनको अंदाज़ा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार थी और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ। आज जैसे हालात तो कम से कम नहीं थे मगर फिर भी काफ़ी बुरे हालात थे। जो कुछ कर रहे थे उनको उस वक्त ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी मगर वो नहीं सीखे और अब वो ये सब कुछ एक अजीब सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नज़र यही आ रहा है कि हालात अब बदतर ही होंगे। देखते हैं, हम तो दुआ गो हैं कि किसी भी तरीके से ये मामलात सुलझें और बेहतरी की तरफ जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बनते हैं या नहीं बनते उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता मगर जो तरीक़ाकार है अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो उससे फिर एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।